हेलो फ्रेंड्स। पिछली वीडियो के अंदर हमने सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन को कंप्लीट किया था और अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है साइटोप्लाज्म। ठीक है, देखो जो हमारा साइटोप्लाज्म है इसके बारे में हमने कुछ बातें तब की थी जब हमने यूकेरियोटिक सेल के ओवरव्यू के बारे में डिस्कस किया था। जैसे हमने वहां पर बात की थी कि जो हमारा साइटोप्लाज्म है ये क्या है, एक फ्लूइड लाइक मटेरियल है जो न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन के बीच में प्रेजेंट होता है। ठीक है, अगली बात हमने वहां पर यह भी की थी कि जो हमारा साइटोप्लाज्म है ये क्या है, मेन एरिना ऑफ सेलुलर एक्टिविटीज। हमारी सेल की जितनी भी सेलुलर एक्टिविटीज है, जितनी भी एक्टिविटीज हमारी सेल के अंदर होती है उसका मेन एरिना कौन है, हमारा साइटोप्लाज्म। क्यों? क्योंकि देखो हमारा जो साइटोप्लाज्म है इसके अंदर बहुत सारी सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होती हैं, है ना। देखो सेल ऑर्गेनेल्स क्या है, जैसे हमारी बॉडी के अंदर अलग अलग फंक्शंस को करने के लिए अलग अलग ऑर्गन सिस्टम प्रेजेंट है, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम। तो सेम उसी तरीके से हमारी सेल के अंदर भी अलग अलग फंक्शंस को करने के लिए चेंबर्स प्रेजेंट होते हैं। क्या होते हैं? चेंबर्स बने होते हैं जिनको हम क्या नाम देते हैं, सेल ऑर्गेनेल्स कहते हैं। ठीक है, अब देखो वो सेल ऑर्गेनेल्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं, हमारे साइटोप्लाज्म में। और हमारी अब देखो वो सारे फंक्शंस हमारी सेल के कहाँ होंगे, सेल ऑर्गेनेल्स के अंदर। और वो सेल ऑर्गेनेल्स कहाँ प्रेजेंट है, साइटोप्लाज्म के अंदर। तो इसलिए हम क्या कहते हैं, हमारी सेल का सेलुलर एक्टिविटीज का जो मेन एरिना है वो कौन है, साइटोप्लाज्म है। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक बातें हमने साइटोप्लाज्म के बारे में पहले ही डिस्कस कर ली हैं। अब कुछ और बेसिक बातें सेल साइटोप्लाज्म के बारे में हम डिस्कस करेंगे और फिर हम यहाँ पर देखेंगे कि जो हमारा साइटोप्लाज्म है इसके अंदर कौन कौन सी सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट है, उनके बारे में वन बाय वन हम यहाँ पर क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। जैसे सेल ऑर्गेनेल्स के कौन कौन सी हैं, उनका क्या फंक्शन है, कहां पर प्रेजेंट है, क्या उनकी लोकेशन है, क्या उनकी स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो ये सारी बातें हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो पहले हम देखते हैं कि हमारा साइटोप्लाज्म क्या है। तो साइटोप्लाज्म है क्या, एक फ्लूइड फ्लूइड लाइक मटेरियल मटेरियल प्रेजेंट between nucleus and cell membrane। देखो साइटोप्लाज्म क्या है, फ्लूइड लाइक मटेरियल है जो न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन के बीच में क्या होगा, प्रेजेंट होगा। न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन के बीच में क्या होगा, प्रेजेंट होगा। ठीक है, देखो जैसे ये हमने कोई सेल बनाई और ये सेल का क्या है, न्यूक्लियस। ये सेल का क्या है, न्यूक्लियस। और ये सेल की क्या है, सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, ये क्या है, सेल मेम्ब्रेन। अब देखो न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन के बीच में ये भरा हुआ है लिक्विड। ये क्या है, लिक्विड। ये न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन के बीच में क्या प्रेजेंट है, लिक्विड प्रेजेंट है। ठीक है, अब देखो जो हमारा साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म को हम टू पार्ट्स के अंदर क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। ठीक है, साइटोप्लाज्म को हम क्या करेंगे, टू पार्ट्स के अंदर क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। साइटोप्लाज्म साइटोप्लाज्म डिवाइड इनटू टू पार्ट्स। देखो साइटोप्लाज्म को हम कितने पार्ट्स के अंदर डिवाइड करेंगे, टू पार्ट्स के अंदर, जिसमें पहला है जो हमारा वो है साइटोसोल। साइटोसोल या आप इसको कह सकते हैं हाइलोप्लाज्म। हाइलोप्लाज्म। ठीक है, दूसरा है यहाँ पर ट्रोफोप्लाज्म। ट्रोफोप्लाज्म। ठीक है, साइटोसोल और ट्रोफोप्लाज्म के अंदर हम साइटोप्लाज्म को क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। अब देखो ये साइटोसोल क्या है और ट्रोफोप्लाज्म क्या है। देखो जो हमारा साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म के अंदर क्या है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसके अंदर बहुत सारी सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होती हैं। तो ये क्या है, हमारी सेल ऑर्गेनेल्स। ये क्या है, हमारी सेल ऑर्गेनेल्स। ठीक है, ये क्या है, हमारी सेल ऑर्गेनेल्स। ये क्या है, हमारी सेल ऑर्गेनेल्स। ठीक है, अब देखो
हमारा जो साइटोप्लाज्म है इसके अंदर सेल ऑर्गेनेल्स के अलावा कुछ नॉन लिविंग मटेरियल भी क्या होता है, प्रेजेंट होता है। जैसे हमारा जो फूड, जो हमारे स्टोर फूड होता है वो भी क्या है, एक नॉन लिविंग मटेरियल है। तो वो भी हमारा कुछ कहाँ मिलता है, हमारे साइटोप्लाज्म के अंदर। ठीक है, तो हमारा जो साइटोप्लाज्म है इसके अंदर सेल ऑर्गेनेल्स के अलावा कुछ नॉन लिविंग मटेरियल भी क्या होगा, प्रेजेंट होगा। ठीक है, तो ये क्या है हमारा नॉन लिविंग मटेरियल। ये क्या है हमारा नॉन लिविंग मटेरियल। ठीक है, ये क्या है हमारा नॉन लिविंग मटेरियल। अब देखो, जो हमारा साइटोप्लाज्म है इसके अंदर क्या है, सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट है और कुछ क्या है, नॉन लिविंग मटेरियल प्रेजेंट है। ठीक है, अब देखो हमारा जो साइटोप्लाज्म है इसके अंदर कुछ ऐसा पोर्शन है जहां पर सेल ऑर्गेनेल्स और नॉन लिविंग मटेरियल क्या है, एब्सेंट है। जहां पर सिर्फ क्या है, लिक्विड मटेरियल, जहां पर सिर्फ क्या भरा हुआ है, लिक्विड भरा हुआ है। और साइटोप्लाज्म का वो पार्ट, वो पोर्शन जहां पर सेल ऑर्गेनेल्स और नॉन लिविंग मटेरियल क्या हो, एब्सेंट हो, जहां पर सिर्फ लिक्विड प्रेजेंट हो, उस पार्ट को हम कहते हैं साइटोसोल। क्या कहेंगे, साइटोसोल। वो पार्ट, वो पोर्शन जहां पर सेल ऑर्गेनेल्स और नॉन लिविंग मटेरियल क्या हो, एब्सेंट हो, जहां पर सिर्फ लिक्विड प्रेजेंट हो, जहां पर क्या हो, लिक्विड प्रेजेंट हो, उसको हम क्या कहते हैं, साइटोसोल कहते हैं। ठीक है, तो हमारा साइटोसोल क्या है, लिक्विड पार्ट, लिक्विड पार्ट ऑफ साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म के लिक्विड पार्ट को हम क्या कहते हैं, साइटोसोल कहते हैं, या दूसरा नाम क्या है, हाइलोप्लाज्म। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट जो हमारा पार्ट है वो हमारा है ट्रोफोप्लाज्म। अब ट्रोफोप्लाज्म क्या है, साइटोप्लाज्म का वो पार्ट जहां पर सेल ऑर्गेनेल्स भी प्रेजेंट हो और नॉन लिविंग मटेरियल भी प्रेजेंट हो। ठीक है, साइटोप्लाज्म का वो पार्ट जहां पर क्या हो, सेल ऑर्गेनेल्स भी प्रेजेंट हो और नॉन लिविंग मटेरियल भी प्रेजेंट हो, तो उस पार्ट को हम क्या कहते हैं, ट्रोफोप्लाज्म कहते हैं। ठीक है, जैसे देखो यहाँ पर सेल ऑर्गेनेल्स और नॉन लिविंग मटेरियल क्या है, एब्सेंट है इतने पोर्शन में, तो ये क्या है हमारा साइटोसोल। बाकी का जो रिमेनिंग पोर्शन है जहां पर सेल ऑर्गेनेल्स भी प्रेजेंट है, नॉन लिविंग मटेरियल भी प्रेजेंट है, उसको हम क्या कहते हैं, ट्रोफोप्लाज्म कहते हैं। ठीक है, अब देखो तो ट्रोफोप्लाज्म क्या है, पार्ट ऑफ साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म which contain cell organelles and non-living material। देखो, तो ट्रोफोप्लाज्म क्या है, पार्ट ऑफ साइटोप्लाज्म विच कंटेन्स सेल ऑर्गेनेल्स एंड नॉन लिविंग मटेरियल। साइटोप्लाज्म का वो पार्ट जिसके अंदर सेल ऑर्गेनेल्स भी प्रेजेंट हो और नॉन लिविंग मटेरियल भी क्या हो, प्रेजेंट हो, तो उस पार्ट को हम क्या कहते हैं, ट्रोफोप्लाज्म, सेल ऑर्गेनेल्स और नॉन लिविंग मटेरियल। ठीक है, अब देखो साइटोप्लाज्म को कितने पार्ट के अंदर डिवाइड कर दिया हमने, 2 पार्ट्स के अंदर, साइटोसोल और ट्रोफोप्लाज्म। अब देखो इसके अंदर जो लिक्विड पार्ट है इसके अंदर कुछ नहीं होता, इसके अंदर वाटर प्रेजेंट होगा और इसके अंदर कुछ डिजोल्व केमिकल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो जो हमारा ये लिक्विड पार्ट है जो साइटोसोल है, साइटोसोल के अंदर कुछ क्या होगा, वाटर प्रेजेंट होगा और कुछ क्या होगा, डिजोल्व केमिकल्स प्रेजेंट होंगे, कुछ क्या होंगे, डिजोल्व केमिकल्स प्रेजेंट होंगे। ठीक है, नेक्स्ट है जो हमारा ट्रोफोप्लाज्म। अब ट्रोफोप्लाज्म के अंदर अब हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि हमारा जो साइटोप्लाज्म है उसके अंदर सेल ऑर्गेनेल्स कौन कौन सी प्रेजेंट है, उनका क्या फंक्शन है, ठीक है, और क्या उनकी स्ट्रक्चर है, वो सारी बातें अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। क्लियर है, तो देखो अब सेल ऑर्गेनेल से पहले हम यहाँ पर एक साइटोप्लाज्म से रिलेटेड 2 टर्म पढ़ेंगे, जिसमें पहली टर्म है हमारी यहाँ पर प्रोटोप्लास्ट, ठीक है, प्रोटोप्लास्ट, और दूसरी है यहाँ पर हमारी प्रोटोप्लाज्म। अब देखो ये प्रोटोप्लास्ट क्या है, प्लांट सेल माइनस सेल वॉल। देखो प्रोटोप्लास्ट क्या है, एक टर्म है। अगर आप क्या करें, प्लांट सेल से क्या करें,
प्लांट सेल से सेल वॉल को रिमूव कर दे तो जो रिमेनिंग जो पोर्शन है, रिमेनिंग जो पार्ट है, उसको हम क्या कहेंगे? प्रोटोप्लास्ट। क्या कहेंगे? प्रोटोप्लास्ट। अगर आप क्या करें, प्लांट सेल से सेल वॉल को हटा दे, ठीक है, सेल वॉल को क्या करते हैं? रिमूव कर दे, तो जो रिमेनिंग जो पोर्शन है उसको हम क्या कहेंगे? प्रोटोप्लास्ट। जैसे ये हमारा न्यूक्लियस, ये हमारी सेल मेम्ब्रेन और ये हमारी सेल वॉल। ये क्या है? हमारी सेल वॉल। ये क्या है? हमारा सेल मेम्ब्रेन। और ये हमारा जो बीच का जो पोर्शन है, ये क्या है? हमारा साइटोप्लाज्म। और ये हमारे क्या है? न्यूक्लियस है, ठीक है। अब ये हमारी कौन सी सेल है? प्लांट सेल। अब देखो, अगर आप क्या करें, प्लांट सेल से ये जो सेल वॉल है इसको हटा दें, ये सेल वॉल क्या कर दी हमने? रिमूव कर दी, तो जो रिमेनिंग जो पोर्शन है उसको हम क्या कहेंगे? प्रोटोप्लास्ट कहेंगे। अब देखो, अगर हमने सेल वॉल को हटा दिया तो प्लांट सेल के अंदर अब क्या बचा? सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस। सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस को हम क्या कहते हैं? प्रोटोप्लास्ट कहेंगे, ठीक है। तो प्रोटोप्लास्ट के अंदर कौन कौन से चीजें आएंगी? सेल मेम्ब्रेन प्लस साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस। तो ये क्या है? हमारा प्रोटोप्लास्ट है। अब देखो, प्रोटोप्लाज्म क्या है? प्रोटोप्लाज्म क्या है? प्रोटोप्लास्ट, प्रोटोप्लास्ट माइनस सेल मेम्ब्रेन। देखो, जो हमारा प्रोटोप्लास्ट है, अगर उससे हम क्या कर दें? सेल मेम्ब्रेन को भी रिमूव कर दे, तो जो रिमेनिंग जो पोर्शन है उसको हम क्या कहेंगे? प्रोटोप्लाज्म कहेंगे। जैसे ये हमारा क्या है? प्रोटोप्लास्ट है, क्योंकि हमने इसके अंदर से क्या कर दिया? सेल वॉल को रिमूव कर दिया। अब इससे हम क्या कर दें? सेल मेम्ब्रेन को भी क्या करें? हटा दे, रिमूव कर दे, तो जो रिमेनिंग जो पोर्शन है उसको हम क्या कहेंगे? प्रोटोप्लाज्म कहेंगे। अब देखो, इसके अंदर क्या क्या बचा? साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म को हम क्या कहते हैं? प्रोटोप्लाज्म। और सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस को हम क्या कहते हैं? प्रोटोप्लास्ट। तो ये जो दो टर्म है जो साइटोप्लाज्म से रिलेटेड है, जो आपको याद भी रखेंगे, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि जो हमारा साइटोप्लाज्म है उसके अंदर कौन कौन सी सेल ऑर्गेनेल्स क्या है? प्रेजेंट है, और उनका क्या फंक्शन है, ठीक है। उनको वन बाय वन हम क्या करेंगे? डिस्कस करेंगे। अब जो हमारी हेडिंग है वो है हमारी सेल ऑर्गेनेल्स, ठीक है। अब देखो, अब हमारी जो हेडिंग है वो क्या है? सेल ऑर्गेनेल्स। सेल ऑर्गेनेल्स। अब देखो, सेल ऑर्गेनेल्स क्या है? मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन बाउंड और मेम्ब्रेनलेस स्ट्रक्चर inside the cell, inside the cell to perform essential functions of cell। देखो, सेल ऑर्गेनेल क्या है? मेम्ब्रेन बाउंड और मेम्ब्रेन लेस स्ट्रक्चर्स इनसाइड द सेल टू परफॉर्म इसेंशियल फंक्शंस ऑफ सेल। ये जो सेल ऑर्गेनेल्स है ये क्या है? मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर भी हो सकती है और मेम्ब्रेन लेस स्ट्रक्चर भी हो सकती है इनसाइड दिस सेल। जो कहां प्रेजेंट होगी? इनसाइड दिस सेल के अंदर प्रेजेंट होगी। किस लिए? टू परफॉर्म इसेंशियल फंक्शंस ऑफ सेल, ठीक है। सेल के इसेंशियल फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए सेल के अंदर कुछ स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होंगी जो मेम्ब्रेन बाउंड भी हो सकती हैं और मेम्ब्रेन लेस भी हो सकती है। उन स्ट्रक्चर्स को हम क्या कहते हैं? सेल ऑर्गेनेल्स। क्या कहते हैं? सेल ऑर्गेनेल्स। देखो, जैसे ये क्या है? हमारी सेल ऑर्गेनेल्स है।
अब क्या है कि जो हमारी सेल ऑर्गेनेल्स है, इनके आउटर साइड मेम्ब्रेन प्रेजेंट भी हो सकती है, और इनके आउटसाइड ऐसा भी हो सकता है कि इनके आउटसाइड कोई मेम्ब्रेन प्रेजेंट ना हो, ये मेम्ब्रेन लेस भी हो सकती हैं, ठीक है। अगर इनके आउटसाइड मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगी तो हम इनको क्या कहेंगे, मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स। क्या कहेंगे, मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स। और अगर इनके आउटर साइड मेम्ब्रेन एब्सेंट है तब हम इनको क्या कहेंगे, मेम्ब्रेन लेस सेल ऑर्गेनेल्स। क्या कहेंगे, मेम्ब्रेन लेस सेल ऑर्गेनेल्स। तो याद रखना कि जो हमारी सेल ऑर्गेनेल्स है, उनके आउटर साइड मेम्ब्रेन प्रेजेंट भी हो सकती है और मेम्ब्रेन एब्सेंट भी हो सकती है, ठीक है। कुछ ऐसी सेल ऑर्गेनेल्स है जिनके आउटर साइड मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगी, और कुछ ऐसी सेल ऑर्गेनेल्स है जिनके आउटर साइड मेम्ब्रेन क्या होगी, एब्सेंट होगी, ठीक है। तो हमारी जो सेल ऑर्गेनेल्स है ये क्या है, मेम्ब्रेन बाउंड भी हो सकती है और मेम्ब्रेन लेस भी हो सकती है, ठीक है। तो ये बात आपको क्या करनी है, याद रखनी है। जैसे अगर हम सेल ऑर्गेनेल्स से एग्जांपल्स की बात करें, एग्जांपल जैसे हमारी कौन कौन सी सेल ऑर्गेनेल्स हमारे सेल के अंदर प्रेजेंट होंगी, जैसे इंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, इंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, राइबोसोम ईटीसी। ये सब क्या है, हमारी सेल ऑर्गेनेल्स हैं। और इनके अलावा भी बहुत सारी हमारी क्या है, सेल ऑर्गेनेल्स हमारे सेल के अंदर क्या होती है, प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। तो ये हमारी क्या हो गई, सेल ऑर्गेनेल की डेफिनेशन हो गई। अब हम बात करते हैं कि हमारी सेल के अंदर कौन कौन सी सेल ऑर्गेनेल्स हैं और उनका क्या क्या फंक्शन है, ठीक है। सेल ऑर्गेनेल्स के अंदर पहली जो हम यहाँ पर सेल ऑर्गेनेल के बारे में डिस्कस करेंगे वो है, हम पढ़ेंगे इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम, ठीक है। पहला जो हमारा यहाँ पर जो टॉपिक रहने वाला है वो है इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम। इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम। अब देखो, इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम क्या है। इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम एक ग्रुप है सेल ऑर्गेनेल्स का। क्या है, हमारा जो इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम क्या है, एक ग्रुप है सेल ऑर्गेनेल्स का, और उन सेल ऑर्गेनेल्स का ग्रुप है जो मिलकर के काम करती हैं, एक दूसरे की हेल्प से काम करती हैं। क्या है, देखो, इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम एक ग्रुप है, और क्या है, ग्रुप है, और किन का ग्रुप है, सेल ऑर्गेनेल्स का ग्रुप है। इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम सेल ऑर्गेनेल्स का ग्रुप है, और उन सेल ऑर्गेनेल्स का ग्रुप है जो मिलकर के काम करती हैं, एक दूसरे की हेल्प से काम करती हैं, ठीक है। मिलकर के जब काम करते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेटेड वे में काम करना। तो ये जो हमारी सेल ऑर्गेनेल्स जो इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम के अंदर प्रेजेंट है, वो कैसी सेल ऑर्गेनेल्स हैं जो मिलकर के काम करती हैं, कोऑर्डिनेटेड वे में काम करती हैं, ठीक है। तो इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम क्या है, एक ग्रुप है सेल ऑर्गेनेल्स का जो मिलकर के काम करेंगी, कोऑर्डिनेटेड वे में क्या करेंगी, काम करेंगी, ठीक है। तो इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम क्या है, इट इज group of membranous bound cell organelles। देखो, जो हमारा इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम है वो क्या है, सेल ऑर्गेनेल्स का ग्रुप है। और कैसी सेल ऑर्गेनेल्स का ग्रुप है, मेम्ब्रेनस बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स। ऐसी सेल ऑर्गेनेल्स का ग्रुप है जिनके पास क्या है, मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, जो मेम्ब्रेन से क्या है, बाउंड है, मेम्ब्रेन से घिरी हुई है, ठीक है। तो आपको याद भी रखना है कि जो हमारा इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम है वो कैसी सेल ऑर्गेनेल्स का ग्रुप है, मेम्ब्रेनस बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स का क्या है, ग्रुप है, ठीक है, जिनके पास क्या है, मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगी। तो इट इज ग्रुप ऑफ मेम्ब्रेनस बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स whose functions 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 are coordinated, ठीक है। तो देखो, इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम क्या है, इट इज ग्रुप ऑफ मेम्ब्रेनस बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स। ये मेम्ब्रेनस बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स का ग्रुप है, whose functions are coordinated, जिनके फंक्शन क्या है, कोऑर्डिनेटेड हैं। जो कैसे काम करते हैं, कोऑर्डिनेटेड वे में काम करती हैं, मिलकर के काम करती हैं, एक दूसरे की हेल्प से क्या करती हैं, काम करती हैं, ठीक है। तो इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम क्या है, एक सिस्टम है, एक ग्रुप है मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनेल्स का जो मिलकर के काम करती हैं, कोऑर्डिनेटेड वे में काम करती है, ठीक है। तो ये क्या हो गई हमारी इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम की डेफिनेशन। अब हम देखते हैं कि हमारे इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम के अंदर कौन कौन सी सेल ऑर्गेनेल्स आती हैं, ठीक है। तो हमारा इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम क्या है, इट इन्वॉल्व
ER इंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, इसको शॉर्ट फॉर्म में हम कहते हैं ER। ठीक है, पहली जो हमारी सेल ऑर्गेनेल है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सॉरी इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम के अंदर, वो है हमारी इंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। दूसरी है हमारी गोल्जी बॉडी। और तीसरी सेल ऑर्गेनेल है यहाँ पर लाइसोसोम। और चौथी सेल ऑर्गेनेल है यहाँ पर वैक्यूल्स। ठीक है, तो पहली जो सेल ऑर्गेनेल है वो है हमारी इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दूसरी गोल्जी बॉडी, तीसरी लाइसोसोम और चौथी है वैक्यूल। 4 सेल ऑर्गेनेल हमारे इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम के अंदर क्या होती है, इन्वॉल्व होती हैं। ठीक है, तो हमारी जो इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम है उसके अंदर कितनी सेल ऑर्गेनेल्स आती हैं, 4 सेल ऑर्गेनेल्स आती हैं। हालांकि इसके इन सेल ऑर्गेनेल्स के अलावा और भी बहुत सारी सेल ऑर्गेनेल्स हमारी सेल के अंदर प्रेजेंट होती हैं, लेकिन वो हमारे इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट नहीं है, वो हमारे इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम के अंदर इन्वॉल्व नहीं होती। क्यों? क्योंकि वो कोऑर्डिनेटेड वे में काम नहीं करती, वो मिलकर के फंक्शन नहीं करती। ठीक है, वो इन सेल ऑर्गेनेल्स के साथ मिलकर के कोऑर्डिनेटेड वे में काम नहीं करती, इसीलिए अदर सेल ऑर्गेनेल्स हमारे इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट नहीं है। ठीक है, ये लाइन हमारी एनसीईआरटी के अंदर भी मेंशन की गई है कि जो इनके अलावा अदर सेल ऑर्गेनेल्स हमारे इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट क्यों नहीं है, तो आपको याद रखना है क्योंकि वो कोऑर्डिनेटेड वे में काम नहीं करती। ठीक है, वो मिलकर के फंक्शन नहीं करती, इसीलिए वो इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट नहीं है। ठीक है, हमारा जो इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम है उसके अंदर सिर्फ 4 सेल ऑर्गेनेल्स इन्वॉल्व है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम और वैक्यूल्स। ठीक है, और ये कैसी सेल ऑर्गेनेल्स हैं, मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स है। ठीक है, देखो अब जो हमारी जो सेल ऑर्गेनेल्स है, कुछ सेल ऑर्गेनेल्स ऐसी भी होती है जिनके आउटसाइड डबल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगी। कैसी? डबल मेम्ब्रेन। और कुछ सेल ऑर्गेनेल्स ऐसी भी होती है जिनके आउटसाइड सिंगल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगी। ठीक है, तो याद रखना जो हमारा इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम है इसके अंदर जितनी भी सेल ऑर्गेनेल्स हैं उन सभी के पास सिंगल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगी। कैसी मेम्ब्रेन? सिंगल मेम्ब्रेन। ठीक है, इसके पास क्या है, सिंगल मेम्ब्रेन। देखो यहाँ पर जितनी भी सेल ऑर्गेनेल्स हैं सभी के पास कैसी सेल मेम्ब्रेन है, सिंगल मेम्ब्रेन। ठीक है, तो याद रखना कि जो हमारा इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम है उसके अंदर जितनी भी सेल ऑर्गेनेल्स हैं उनके पास कैसी मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, सिंगल मेम्ब्रेन प्रेजेंट है। ठीक है, दूसरी बात यहाँ पर आप वो भी लिख लें कि अदर सेल ऑर्गेनेल्स हमारे इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट क्यों नहीं है, क्योंकि देखो अदर, जैसे देखो अदर सेल ऑर्गेनेल्स के अंदर अगर हम बात करें, जैसे हमारा क्या हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया, पर ऑक्सीसोम और क्लोरोप्लास्ट, इनके अलावा भी और भी बहुत सारी सेल ऑर्गेनेल्स हैं। ठीक है, लेकिन ये 2-3 जो हमारी सेल ऑर्गेनेल्स हैं इनका नाम हमारी एनसीईआरटी ने दिया है कि जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, पर ऑक्सीसोम, क्लोरोप्लास्ट, ये हमारे इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट नहीं है। क्यों नहीं है? ठीक है, तो इसका रीजन क्या है, ये क्या नहीं, नॉट पार्ट ऑफ इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम, ये इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट नहीं है क्योंकि बिकॉज देयर फंक्शंस इज नॉट कोऑर्डिनेटेड, इनके फंक्शंस कोऑर्डिनेटेड नहीं है, इसीलिए ये हमारी इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट नहीं है। ठीक है, आपको तो बस ये याद रखना है कि इन 4 सेल ऑर्गेनेल्स के अलावा जितनी भी हमारी सेल ऑर्गेनेल्स है वो हमारे इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट नहीं है, क्योंकि वो कोऑर्डिनेटेड वे में काम नहीं करते। ठीक है, अब चाहे वो माइटोकॉन्ड्रिया हो, चाहे वो पेरोक्सिसोम हो, चाहे वो क्लोरोप्लास्ट हो, ठीक है, चाहे वो राइबोसोम हो, चाहे वो कोई सी भी सेल ऑर्गेनेल्स हो, ठीक है, वो इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट नहीं है। क्लियर है? अब हम देखो, अब हम पहली सेल ऑर्गेनेल के बारे में डिस्कस करेंगे, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, फिर हम डिस्कस करेंगे गोल्जी बॉडी, फिर हम डिस्कस करेंगे लाइसोसोम, फिर हम डिस्कस करेंगे वैक्यूल्स, और फिर हम डिस्कस करेंगे इनके अलावा जो अदर सेल ऑर्गेन्स हमारी सेल के अंदर क्या होती है, प्रेजेंट होती है। ठीक है, तो सबसे पहले आप इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम की फर्स्ट मेंबर के बारे में डिस्कस करेंगे, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम।
रेटिक्यूलम के बारे में। ठीक है, तो पहली आप हेडिंग डालेंगे इंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। अब देखो, पहली हमारी यहाँ पर जो हेडिंग है वो कौन सी है, इंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। इंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, जिसको आप शॉर्ट फॉर्म में क्या कहते हैं, ई आर। ई का मतलब इंडोप्लाज्मिक, आर का मतलब रेटिक्यूलम। ठीक है, देखो जो रेटिक्यूलम जो वर्ड है इसका मतलब होता है नेटवर्क। क्या होता है, नेटवर्क। ठीक है, आपको कहीं भी रेटिक्यूलम जो वर्ड दिखे आप इसका मतलब क्या समझेंगे, नेटवर्क। ठीक है, हमारी जो बायोलॉजी है उसके अंदर रेटिक्यूलम का मतलब क्या होता है, नेटवर्क। ठीक है, तो ये जो नेटवर्क वर्ड है इसका मतलब क्या है, सॉरी रेटिकुलम जो वर्ड है इसका मतलब क्या है, नेटवर्क। ठीक है, अब देखो जो हमारी इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, जो ई आर है, ई आर, ठीक है, ये क्या है, ई आर। देखो ई आर क्या है, ये मेम्ब्रेन से, देखो हमारा जो इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम है उसकी ये फर्स्ट सेल ऑर्गेनेल है। ठीक है, अब जितनी भी इसके अंदर सेल ऑर्गेनेल है वो सभी कैसी है, मेम्ब्रेन वाली। तो जो हमारी इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये भी क्या है, मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनेल है। तो देखो ये जो हमारी इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये मेम्ब्रेन से बनी हुई स्ट्रक्चर है, जो नेटवर्क की तरह पूरे साइटोप्लाज्म के अंदर क्या होती है, फैली हुई होती है। ठीक है, इसीलिए इसके नाम में भी क्या वर्ड आता है, रेटिकुलम, क्योंकि ये नेटवर्क की तरह पूरे साइटोप्लाज्म के अंदर क्या होती है, फैली हुई होती है। ठीक है, और ये मेम्ब्रेन से बनी हुई क्या है, एक स्ट्रक्चर है जो नेटवर्क की तरह क्या होती है, फैली हुई होती है। ठीक है, अब देखो ये मेम्ब्रेन से बनी है, और जो हमारी मेम्ब्रेन है वो हमें किससे क्लियरली विजिबल होती है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से। तो इसलिए हम हमारी जो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है इसको भी हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर। ठीक है, ये भी हमें इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से क्या आती है, क्लियरली विजिबल होती है। ठीक है, तो हमारी जो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये क्या है, मेम्ब्रेनस मेम्ब्रेनस नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर present in साइटोप्लाज्म। ये क्या है, मेम्ब्रेन से बनी हुई स्ट्रक्चर है जो नेटवर्क की तरह साइटोप्लाज्म के अंदर क्या होती है, प्रेजेंट होती है। ठीक है, अब देखो ये मेम्ब्रेन से बनी हुई है, मेम्ब्रेनस है, तो ये भी है कैसी स्ट्रक्चर है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक, ये भी कैसी है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर। ठीक है, तो ये क्या है, हमारी इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो मेम्ब्रेन से बनी हुई स्ट्रक्चर है, जो नेटवर्क की तरह हमारी साइटोप्लाज्म के अंदर क्या होती है, प्रेजेंट होती है। दूसरी क्या है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि जो हमारी इंडोप्लाज्मिक जो रेटिकुलम है वो किन किन कंपोनेंट से मिलकर बनी है। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अब हम स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि जो हमारी इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो किन किन कंपोनेंट से मिलके बनी है। ठीक है, कंपोनेंट ऑफ ई आर, या आप स्ट्रक्चर ऑफ ई आर। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ ई आर, जो हमारा ई आर है इसके कितने कंपोनेंट हैं, देखो कंपोनेंट ऑफ या आप ऐसे लिखे कि जो हमारी ई आर है वो, देखो जो हमारी ई आर है, ई आर थ्री कंपोनेंट से मिलके बनी होगी। कितने कंपोनेंट से, थ्री कंपोनेंट से, थ्री कंपोनेंट्स। हमारी जो ई आर की जो स्ट्रक्चर है वो थ्री कंपोनेंट से मिलके क्या होगी, बनी हुई होगी। ठीक है, इसके अंदर पहली जो हमारी कंपोनेंट आती है वो आती है सिस्टर्नी, दूसरी यहाँ पर जो हमारी जो कंपोनेंट है वो है टिब्यूल्स,
टिब्यूल्स, ठीक है। और तीसरी यहाँ पर जो हमारी कंपोनेंट आती है वो है वेसिकल्स, ठीक है। अब देखो जो हमारी ईआर की जो स्ट्रक्चर है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की जो स्ट्रक्चर है, वो 3 कंपोनेंट से मिलकर बनी है। कितने कंपोनेंट से? 3 कंपोनेंट से, जिसमें पहला है सिस्टर्नी, दूसरा है टिब्यूल्स और तीसरा है वेसिकल्स, ठीक है। अब हम थोड़ी थोड़ी बातें सिस्टर्नी के बारे में, फिर टिब्यूल्स के बारे में, फिर वेसिकल्स के बारे में डिस्कस करेंगे, और फिर हम इसके कंप्लीट डायग्राम के बारे में क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे, ठीक है। उससे पहले हम इसके कंपोनेंट देखेंगे कि कौन कौन से कंपोनेंट से ये मिलके बनी है और वो कंपोनेंट कैसे है, क्या इनके फंक्शन है, ठीक है। तो पहला कंपोनेंट हमारा है जो कौन सा है, सिस्टर्नी। पहले हम डिस्कस करेंगे सिस्टर्नी के बारे में, ठीक है। तो पहला हमारा जो कंपोनेंट है वो कौन सा है, सिस्टर्नी। अब देखो जो हमारी सिस्टर्नी है वो कैसी होती है, देखो पहली बात तो ये कैसी होगी, फ्लैट, बिल्कुल कैसी होगी, फ्लैट। और कैसी होगी, सेक लाइक, सेक लाइक। और सिस्टेमेटिक, बिल्कुल सिस्टेमेटिक वे में क्या होती है, प्रेजेंट होती है, इरेगुलर फॉर्म में प्रेजेंट नहीं होती, ठीक है। सेक लाइक मतलब बैग लाइक स्ट्रक्चर है, बिल्कुल फ्लैट होगी। कैसी होगी, बिल्कुल फ्लैट होगी, बैग लाइक स्ट्रक्चर होगी। और कैसी होगी, सिस्टेमेटिक। कैसी होगी, बिल्कुल सिस्टेमेटिक वे में प्रेजेंट होती है, इरेगुलर फॉर्म में प्रेजेंट नहीं होती, ठीक है। अगली बात, सिस्टेमेटिक एंड अनब्रांच्ड स्ट्रक्चर, अनब्रांच्ड स्ट्रक्चर। देखो जो हमारी सिस्टर्नी है वो कैसी होगी, बिल्कुल फ्लैट होगी। कैसी होगी, बिल्कुल फ्लैट। और दूसरी कैसी होगी, सैक लाइक, मतलब बैग लाइक स्ट्रक्चर होगी। कैसी होगी, बैग लाइक स्ट्रक्चर। और सिस्टेमेटिक वे में अरेंज होती है, इरेगुलर फॉर्म में प्रेजेंट नहीं होती, ठीक है। बिल्कुल सिस्टेमेटिक वे में होगी और इसके अंदर कोई ब्रांच नहीं होती, कोई भी ब्रांच नहीं होती। कैसी होगी, बिल्कुल अनब्रांच्ड स्ट्रक्चर होगी। कैसी होगी, बिल्कुल अनब्रांच्ड स्ट्रक्चर। अब देखो जो हमारी सिस्टर्नी है इसका अरेंजमेंट कैसा होगा, देखो अरेंजमेंट, अरेंज इन स्टाक। स्टाक का मतलब होता है ढेर, ठीक है। देखो जो हमारी सिस्टर्नी है कैसी होगी, देखो बिल्कुल फ्लैट होगी। और कैसी स्ट्रक्चर होगी, बिल्कुल बैग लाइक स्ट्रक्चर। कुछ इस तरीके से हमारी सिस्टर्नी होती है। देखो ये हमारी क्या है, सिस्टर्नी है, फ्लैट है और कैसी है, बैग लाइक स्ट्रक्चर है। और स्टाक की फॉर्म में, ढेर की फॉर्म में। देखो एक सिस्टर्नी, फिर इसके ऊपर दूसरी, फिर तीसरी, ठीक है। तो ऐसे ही जो हमारी सिस्टर्नी है वो ढेर की फॉर्म में क्या होती है, प्रेजेंट होती है। देखो जैसे हमारी एक सिस्टर्नी, ये हमारी कौन सी है, दूसरी सिस्टर्नी, ठीक है। कुछ इस तरीके से यहाँ पर हमारी ये क्या आ गई, तीसरी सिस्टर्नी। देखो ये बिल्कुल सिस्टमेटिक वे में होगी, बिल्कुल फ्लैट है, सेग लाइक है और इसके अंदर कोई ब्रांच नहीं है और ये ढेर की फॉर्म में होगी। देखो एक सिस्टर्नी, फिर इसके ऊपर दूसरी, फिर तीसरी, ठीक है। ऐसे ही हमारी क्या होती है, जो सिस्टर्नी है वो ढेर की फॉर्म में क्या होगी, प्रेजेंट होगी। क्लियर है। अब देखो इससे आगे जो हमारी सिस्टर्नी है वो एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होती है। देखो यहाँ से ये आपस में क्या होंगी, इंटरकनेक्टेड। ये कुछ इस तरीके से क्या होंगी, आपस में इंटरकनेक्टेड होंगी। देखो कुछ इस तरीके से क्या होंगी, इंटरकनेक्टेड। ये क्या होंगी, एक दूसरे से क्या होंगी, इंटरकनेक्टेड। तो ये क्या है, हमारी सिस्टर्नी है। देखो फ्लैट है, बिल्कुल बैग लाइक है, सिस्टमेटिक है, कोई ब्रांच नहीं है, स्टार की फॉर्म में प्रेजेंट है, ढेर की फॉर्म में अरेंज है, ठीक है। इतना हो गया। अब देखो जो हमारी सिस्टर्नी है इसका फंक्शन होता है प्रोटीन का सिंथेसिस करना। क्या करना, प्रोटीन का सिंथेसिस करना। देखो इसका जो फंक्शन है ये क्या है, फंक्शन, फंक्शन क्या है, प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन सिंथेसिस, ठीक है। अब देखो ये प्रोटीन सिंथेसिस कैसे करती है, जो हमारी सिस्टर्नी है इसके आउटर सरफेस पर प्रेजेंट होता है हमारा राइबोसोम। क्या प्रेजेंट होगा, राइबोसोम। ये जो हमारी सिस्टर्नी है इसके आउटर सरफेस पर क्या लगे होते हैं, राइबोसोम। ये हमारे क्या लगे हुए हैं, राइबोसोम। ये क्या है, हमारे राइबोसोम, राइबोसोम, ठीक है। अब देखो जो हमारा राइबोसोम है ये भी क्या है, एक सेल ऑर्गेनेल है और ये मेम्ब्रेन लेस सेल ऑर्गेनेल है और सबसे स्मॉलेस्ट सेल ऑर्गेनेल है। क्या है, देखो हमारा जो राइबोसोम है ये क्या है, मेम्ब्रेन लेस सेल ऑर्गेनेल है और सबसे स्मॉलेस्ट सेल ऑर्गेनेल है। और तीसरा जो हमारा राइबोसोम है इसका मेन फंक्शन होता है प्रोटीन का सिंथेसिस करना। क्या करना, प्रोटीन का सिंथेसिस करना। अब देखो ये सिस्टर्नी की आउटर सरफेस पर प्रेजेंट है। हमारी जो सिस्टर्नी है वो इस राइबोसोम की हेल्प से क्या करती है,
प्रोटीन का सिंथेसिस करती है। क्या करती है? प्रोटीन का सिंथेसिस। क्योंकि जो हमारा राइबोसोम है इसका मेन फंक्शन ही क्या है? प्रोटीन का सिंथेसिस करना। और जो हमारी सिस्टर्नी है वो इस राइबोसोम की हेल्प से क्या करेगी? प्रोटीन का सिंथेसिस कर लेगी। ठीक है, अब देखो जो हमारी सिस्टर्नी है, अभी सिस्टर्नी किसका पार्ट है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। ठीक है, अभी सिस्टर्नी के ऊपर क्या लगे हुए हैं? राइबोसोम। और जो हमारे राइबोसोम सिस्टर्नी के ऊपर लगे होते हैं वो होते हैं एटीएस टाइप के। किस टाइप के? एटीएस टाइप के। देखो अभी जब हम राइबोसोम के बारे में डिटेल से डिस्कस करेंगे आगे तब हम बात करेंगे। आप अभी इतना याद रख लें कि जो हमारा राइबोसोम है वो क्या है? एक मेम्ब्रेन लेस सेल ऑर्गेनेल है। दूसरा सबसे स्मॉलेस्ट सेल ऑर्गेनेल है। तीसरा इसका मेन फंक्शन है प्रोटीन का सिंथेसिस करना। ठीक है, कितना हो गया? अगली बात देखो, जो हमारा राइबोसोम है इसके टू टाइप्स होते हैं। कितने टाइप्स? टू टाइप्स, 70S टाइप और 80S टाइप। ठीक है, आपसे पूछा जाए कि हमारी जो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसकी सिस्टर्नी पर कौन से राइबोसोम, किस टाइप के राइबोसोम प्रेजेंट होंगे, तो आपको याद रखना है 80S टाइप के। किस टाइप के? 80S टाइप के। ठीक है, अब ये 80S क्या है ये हम तब डिस्कस करेंगे जब हम डिटेल से राइबोसोम के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, अभी आप सिर्फ याद रख लें कि जो हमारी सिस्टर्नी है उसके ऊपर जो राइबोसोम प्रेजेंट होंगे वो किस टाइप के होंगे? 80S टाइप के। किस टाइप के होंगे? 80S टाइप के। ठीक है, अब देखो हमारी सिस्टर्नी के ऊपर क्या लगे होते हैं? राइबोसोम। ठीक है, अब देखो हम देखेंगे कि जो हमारा राइबोसोम है वो किस तरीके से लगा होगा। देखो ये हमारी क्या है? सिस्टर्नी। ये हमारी क्या है? सिस्टर्नी। और आगे जब आप हम राइबोसोम के बारे में डिटेल से डिस्कस करेंगे तब हम वहां पर देखेंगे कि जो हमारा राइबोसोम है, राइबोसोम दो यूनिट से मिलकर बना होता है। कितनी यूनिट से? दो यूनिट से। इसके अंदर एक होती है लार्जर यूनिट, एक होती है स्मॉलर यूनिट। ठीक है, तो देखो जो हमारा राइबोसोम है इसके अंदर एक होती है लार्जर यूनिट, एक होती है इसके अंदर स्मॉलर यूनिट। ठीक है, और जो हमारा राइबोसोम है वो अपनी लार्जर यूनिट के थ्रू हमारी सिस्टर्नी से क्या होती है? ज्वाइंट होती है, अटैच होती है। ठीक है, तो आपको ये बात भी याद रखनी है कि जो हमारी सिस्टर्नी है, सिस्टर्नी के अंदर राइबोसोम किस यूनिट से अटैच होता है। देखो ये कौन सी हमारी? स्मॉलर यूनिट। ये हमारी क्या है? स्मॉलर यूनिट। और ये क्या है? हमारी लार्जर यूनिट। ठीक है, अब देखो यहां पर क्या होती है? एक टनल लगी होती है। क्या होगी? एक टनल लगी हुई होती है जिसके थ्रू जो हमारा प्रोटीन का सिंथेसिस करेगा राइबोसोम वो कहाँ आएगी? हमारी सिस्टर्नी के अंदर। ये क्या है? हमारी टनल। ठीक है, अब देखो ये हमारा क्या है? राइबोसोम। ये हमारा क्या है? राइबोसोम। ठीक है, अब देखो जो हमारा राइबोसोम है वो कितनी यूनिट से मिलकर बना होता है? दो यूनिट से। एक होती है स्मॉलर यूनिट, एक होती है लार्जर यूनिट। वो अपनी लार्जर यूनिट के थ्रू सिस्टर्नी से क्या होता है? अटैच होता है। ठीक है, और इसके बीच में क्या होती है? एक टनल होती है जिसके थ्रू यहाँ पर जो प्रोटीन का सिंथेसिस होगा वो कहाँ जाएगी? हमारी सिस्टर्नी के अंदर। ठीक है, इतना क्लियर है? अब देखो हमारी जो सिस्टर्नी है वो राइबोसोम से अटैच होती है एक प्रोटीन के थ्रू, और उस प्रोटीन का नाम है राइबोफोरिन। क्या नाम है? राइबोफोरिन। ठीक है, तो ये बात भी आपको याद रखनी है कि किस प्रोटीन के थ्रू हमारा राइबोसोम सिस्टर्नी से क्या होता है? अटैच होता है। तो कौन सी है? राइबोफोरिन प्रोटीन। ठीक है, राइबोफोरिन क्या करेगा? अटैच। ठीक है, तो ये कुछ बातें आपको अभी इसके बारे में क्या करनी है? याद रखनी है। देखो जो हमारी सिस्टर्नी है, ठीक है, वो सिस्टर्नी राइबोसोम से अटैच होगी। किस यूनिट से? लार्जर यूनिट से। ठीक है, उसके बीच में क्या लगी होती है? टनल लगी होती है। और किसके थ्रू अटैच होती है? राइबोफोरिन प्रोटीन के थ्रू। किसके थ्रू? राइबोफोरिन प्रोटीन के थ्रू। तो इतनी बातें आपको इसके बारे में क्या रखनी है? याद रखनी है। ठीक है, और भी डिटेल से हम डिस्कस करेंगे जब हम राइबोसोम को आगे चलकर क्या करेंगे? डिटेल से डिस्कस करेंगे, तब और भी बातें हम राइबोसोम के बारे में करने वाले हैं। ठीक है, अभी आप सिर्फ इतना ही क्या करें? याद रख लें। तो ये है हमारी सिस्टर्नी। कैसी है? फ्लैट है, बैग लाइक है, बिल्कुल सिस्टमेटिक वे में अरेंज है और अनब्रांच्ड स्ट्रक्चर है। ठीक है, स्टार की फॉर्म में अरेंज होती है, ढेर की फॉर्म में क्या होती है? अरेंज होती है। और इसका फंक्शन क्या है? प्रोटीन का सिंथेसिस करना। किसकी हेल्प से? राइबोसोम की हेल्प से, क्योंकि इसके ऊपर क्या लगे होते हैं? राइबोसोम लगे होते हैं। ठीक है, और किस टाइप का प्रोटीन, किस टाइप का राइबोसोम प्रेजेंट होगा? एटीएस टाइप का। ठीक है, अब ये राइबोसोम किस तरीके से अटैच है वो हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिया है। ये हमारी क्या है? सिस्टर्नी है।
और इससे ये क्या लगा हुआ है हमारा राइबोसोम, जिसके अंदर कितनी यूनिट है, दो, स्मॉलर यूनिट और लार्जर यूनिट। वो अपनी लार्जर यूनिट के थ्रू सिस्टरनी से क्या होगा, अटैच होगा, ठीक है। और इन दोनों के बीच में यहाँ पर क्या लगी होती है, टनल, जिसके थ्रू यहाँ पर जो प्रोटीन है वो क्या होगा, सिस्टरनी के अंदर आएगा, ठीक है। और किस प्रोटीन के थ्रू अटैच होगा, राइबोफोरिन प्रोटीन के थ्रू। तो इतनी बातें आपको इसके बारे में क्या रखनी है, याद रखनी है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट कंपोनेंट के बारे में डिस्कस करेंगे, और वो कौन सा है हमारा, टिब्यूल्स। वो कौन सा है हमारा, टिब्यूल्स, ठीक है। अब देखो, नेक्स्ट जो हमारा यहाँ पर कंपोनेंट है वो कौन सा है, टिब्यूल्स। देखो, टिब्यूल्स क्या होंगी, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होंगी, कैसी, ट्यूब लाइक, ट्यूब लाइक लॉन्ग होंगी, कैसी होंगी, लॉन्ग होंगी। देखो, ट्यूब लाइक होंगी, लॉन्ग होंगी, और इरेगुलर होंगी, कैसी होंगी, इरेगुलर, ठीक है। कुछ की लेंथ लंबी होगी, कुछ छोटी होंगी, ठीक है, इरेगुलर होंगी, इनकी कोई फिक्स नहीं होगा, ठीक है। इनकी जो शेप है वो फिक्स नहीं होगी, सॉरी, जो इनका साइज है वो फिक्स नहीं होगा। कुछ लंबी होंगी, कुछ जो इनकी लेंथ है वो फिक्स नहीं है। आप इतना समझ ले कि जो इनकी लेंथ है वो फिक्स नहीं है, ठीक है। देखो, ट्यूब लाइक लॉन्ग होंगी, इरेगुलर होंगी, और इनके अंदर ब्रांच प्रेजेंट होंगी, और तो कैसी है, इरेगुलर के साथ साथ ब्रांच्ड स्ट्रक्चर, ब्रांच्ड स्ट्रक्चर, ठीक है। अब देखो, हमारी ट्यूब्यूल्स क्या है, ट्यूब लाइक है, लॉन्ग है, इरेगुलर है, और कैसी है, ब्रांच स्ट्रक्चर है। जैसे ये हमारी क्या है, ट्यूब्यूल, ठीक है। और इसमें क्या लगी हुई है, ये ब्रांचड लगी हुई है, ठीक है। ये क्या लगी हुई है, इसके अंदर ब्रांचड लगी हुई है, ठीक है। ये क्या है, हमारी ट्यूब्यूल्स है। देखो, ट्यूब लाइक है, ब्रांच लगी हुई है, और ये इरेगुलर होती है, इसकी कोई लेंथ फिक्स नहीं होती, क्लियर है। तो ये हमारी क्या है, टिब्यूल है, ठीक है। ये क्या हो गई हमारी टिब्यूल। बात करते हैं हम इसके फंक्शन के बारे में। देखो, फंक्शन, देखो जो हमारी टिब्यूल है, टिब्यूल का फंक्शन होता है लिपिड का सिंथेसिस करना, लिपिड सिंथेसिस एंड ग्लाइकोजन सिंथेसिस। देखो, जो हमारी ट्यूब्यूल्स हैं उसका फंक्शन क्या है, लिपिड का सिंथेसिस करना और ग्लाइकोजन का क्या करना, सिंथेसिस करना, ठीक है। पहली हमने जो कंपोनेंट पढ़ी थी वो कौन सी थी, सिस्टरनी, जिसका मेन फंक्शन क्या था, प्रोटीन का क्या करना, सिंथेसिस करना, क्या करना, प्रोटीन का सिंथेसिस करना। दूसरी जो हमारी कंपोनेंट है वो कौन सी है, ट्यूब्यूल्स है, जिसका फंक्शन क्या है, लिपिड का सिंथेसिस करना और ग्लाइकोजन का क्या करना, सिंथेसिस करना, ठीक है। ये हमारी दूसरी जो कंपोनेंट है वो खत्म है। अब हम बात करते हैं थर्ड कंपोनेंट के बारे में, जो कौन सी है हमारी, वेसिकल्स। देखो, वेसिकल्स क्या है, ये बैलून लाइक स्ट्रक्चर होती है, क्या होंगी, बैलून लाइक स्ट्रक्चर होंगी। और इनके अंदर जो मटेरियल हमारी ई आर बनाएगी, जो भी मटेरियल हमारा ई आर के अंदर बनेगा, जो भी मटेरियल हमारी ई आर के अंदर सिंथेसिस होगा, उस मटेरियल को ये क्या करेगी, सेल के अंदर ट्रांसफर करेगी, ठीक है। सेल के अंदर क्या करेगी, ट्रांसफर करेगी, ट्रांसपोर्टेशन का काम करती है हमारी वेसिकल्स, ठीक है। तो हमारी वेसिकल्स क्या है, बैलून लाइक, बैलून लाइक मेम्ब्रेनस, मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर, ठीक है। ये क्या है, मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है, और कैसी है, बैलून लाइक स्ट्रक्चर है, बैलून लाइक मेम्ब्रेन से बनी हुई स्ट्रक्चर है। देखो, कुछ इस तरीके से ये हमारी क्या है, वेसिकल्स। और इनके अंदर क्या प्रेजेंट होगा, मटेरियल, जो मटेरियल कौन बनाएगी, हमारी ई आर बनाएगी, उस मटेरियल को वेसिकल्स क्या करती है, ट्रांसफर करती है, ठीक है, ट्रांसपोर्ट करती है। तो इनका काम क्या है, ट्रांसपोर्टेशन। इनका जो फंक्शन है वो क्या है, फंक्शन ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल, ऑफ मटेरियल सिंथेसाइज्ड बाय ई आर, ठीक है।
जो मटेरियल कौन बनाएगी, हमारी ई आर बनाएगी, उसका ये क्या करेगा, ट्रांसपोर्ट करेगा, कौन, वेसिकल्स। और वे वेसिकल्स क्या है, बैलून लाइक मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो ये हमारी क्या है, ई आर की कंपोनेंट है। पहली हमारी जो कंपोनेंट है वो कौन थी, सिस्टर्नी, ठीक है। उसका मेन फंक्शन क्या था, प्रोटीन का क्या करना, सिंथेसिस करना। दूसरी हमारी जो कंपोनेंट थी वो कौन थी, टिब्यूल्स, जिसका मेन फंक्शन क्या था, लिपिड का सिंथेसिस करना और ग्लाइकोजन का सिंथेसिस करना। तीसरी जो कंपोनेंट है वो कौन सी, हमारी वेसिकल्स, जो बैलून लाइक स्ट्रक्चर है, और इसका मेन फंक्शन क्या है, मटेरियल का ट्रांसपोर्ट करना, मटेरियल का क्या करना, ट्रांसपोर्ट करना। तो इसका मेन फंक्शन क्या हो जाएगा, ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है। तो ये हमारी क्या है, कंपोनेंट है ई आर की। अब हम बात करते हैं कि जो हमारी ई आर है वो अपने स्ट्रक्चर और अपने फंक्शन के बेसिस पर टू टाइप्स की होती है। कितने टाइप्स की, टू टाइप्स की। तो अब हम बात करेंगे ई आर के टाइप्स, किस बेसिस पर, उसके स्ट्रक्चर के बेसिस पर और उसके फंक्शन के बेसिस पर, ठीक है। ई आर अपने स्ट्रक्चर और फंक्शन के बेसिस पर कितने टाइप्स की होगी, टू टाइप्स की, ठीक है। तो अगली आप हेडिंग डालेंगे टाइप्स ऑफ ई आर। अब हमारी जो हेडिंग है वो क्या है, टाइप्स ऑफ ई आर ऑन द बेसिस ऑफ, on the basis of structure and function। देखो, टाइप्स ऑफ ई आर ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। ई आर अपने स्ट्रक्चर और फंक्शन के बेसिस पर कितने टाइप्स की होगी, ई आर अपने स्ट्रक्चर और फंक्शन के बेसिस पर टू टाइप्स की होगी। कितने टाइप्स की, टू टाइप्स की, ठीक है। पहला जो टाइप है वो है आर ई आर, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। पहला जो टाइप है वो कौन सा है, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, ठीक है। पहला जो टाइप है वो कौन सा है, आर ई आर। इसको आप शॉर्ट फॉर्म में क्या कहेंगे, आर ई आर, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। दूसरा जो टाइप है वो है हमारा स्मूथ, स्मूथ इंडोप्लाज्मिक, इंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, ठीक है। स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसको आप शॉर्ट फॉर्म में क्या कहेंगे, आर ई, सॉरी एस ई आर, एस ई आर, स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। तो हमारा जो ई आर है वो अपने स्ट्रक्चर और फंक्शन के बेसिस पर कितने टाइप्स की है, टू टाइप्स की, आर ई आर और एस ई आर, ठीक है। अपने स्ट्रक्चर और अपने फंक्शन के बेसिस पर, ठीक है। अब देखो, जो हमारी आर ई आर है वो मेनली मिलके बनी होगी, मेनली, मेनली मेडअप ऑफ, मेडअप ऑफ सिस्टर्नी प्लस वेसिकल्स, ठीक है। देखो, जो हमारी आर ई आर है वो मेनली किससे मिलके बनी होगी, सिस्टर्नी और वेसिकल से। किससे, सिस्टर्नी और वेसिकल से, ठीक है। अब देखो, जो हमारी एस ई आर है, स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये मिलके बनी होगी मेनली, मेनली मेड अप ऑफ, मेड अप ऑफ टिब्यूल्स, टिब्यूल्स प्लस वेसिकल्स। किससे मिलके बनी होगी, टिब्यूल्स और वेसिकल्स से, ठीक है। देखो, जो हमारी आर ई आर है वो किससे मिलके बनी होगी, सिस्टर्नी और वेसिकल से, ठीक है। और देखो, हमारी जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो किससे मिलके बनी होगी, टिब्यूल्स और वेसिकल से, ठीक है। पहली बात तो ये है, ये किससे मिलके बनी है, टिब्यूल्स और वेसिकल से। दूसरी बात, जो हमारी एस आर ई आर है वो किससे मिलके बनी है, सिस्टर्नी और वेसिकल से। क्लियर है। अब देखो, अगली बात,
अब हमारी जो आर ई आर है वो किससे मिलकर बनी है, सिस्टर्नी और वेसिकल से। और अभी हमने सिस्टर्नी का डायग्राम भी देखा था कि इसके आउटर सरफेस पर क्या प्रेजेंट होते हैं, राइबोसोम। क्या प्रेजेंट होंगे, राइबोसोम। ठीक है, अब देखो इसके ऊपर राइबोसोम प्रेजेंट होने की वजह से जो इसकी आउटर सरफेस है वो हो जाती है रफ। कैसी हो जाएगी, रफ हो जाएगी। ठीक है, स्मूथ नहीं होगी। अगर इसके ऊपर राइबोसोम प्रेजेंट नहीं होंगे तो बिल्कुल स्मूथ होगी। लेकिन इसको ऊपर क्या लगे होते हैं, राइबोसोम। राइबोसोम लगे होने की वजह से इसकी जो सरफेस है वो कैसी हो जाएगी, रफ सरफेस। ठीक है, और इसकी सरफेस रफ होने की वजह से ही इसका नाम क्या रखा गया है, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। क्या रखा गया है, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। और जो हमारा स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो किससे मिलके बना है, टिब्यूल्स और वेसिकल से। ठीक है, और टिब्यूल्स के ऊपर कोई राइबोसोम नहीं होता, तो इसकी जो सरफेस है वो बिल्कुल कैसी होगी, स्मूथ होगी। कैसी होगी, बिल्कुल स्मूथ होगी। इसलिए इसका नाम क्या रखा गया है, स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। ठीक है, इतना क्लियर है। तो देखो ये किससे मिलके बनी होगी, सिस्टर्नी और वेसिकल से, और इसकी सरफेस क्या होगी, रफ होगी। इट हैव रफ आउटर सरफेस। इसकी आउटर सरफेस कैसी है, रफ है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ राइबोसोम। राइबोसोम प्रेजेंस होने की वजह से इसकी जो आउटर सरफेस है वो कैसी होगी, रफ होगी। वो कैसी होगी, रफ। किस वजह से, क्योंकि इसके ऊपर क्या प्रेजेंट है, राइबोसोम प्रेजेंट है। ठीक है, अगली बात, जो हमारा स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है इसकी जो सरफेस कैसी होगी, इट हैव स्मूथ सरफेस। इसकी जो सरफेस है वो कैसी होगी, स्मूथ होगी, ड्यू टू absence ऑफ राइबोसोम। इसके पास कोई राइबोसोम नहीं होगा, इसीलिए इसकी जो सरफेस है वो कैसी होगी, स्मूथ होगी। कैसी होगी, स्मूथ। इतना क्लियर है। देखो ये किससे मिलके बनी है, सिस्टर्नी और वेसिकल से। और वेसिकल्स के पास क्या प्रेजेंट होता है, राइबोसोम। राइबोसोम प्रेजेंट होने की वजह से इसकी सरफेस कैसी होगी, रफ होगी। कैसी होगी, रफ होगी। ठीक है, इसीलिए इसका नाम क्या रखा गया है, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। क्या रखा गया है, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। दूसरा जो हमारा क्या है, स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, जो किससे मिलके बना है, टिब्यूल्स और वेसिकल्स से। ठीक है, अब देखो टिब्यूल्स के पास कोई राइबोसोम नहीं है और ना ही वेसिकल्स के पास कोई राइबोसोम है, तो इसकी जो सरफेस है वो बिल्कुल कैसी होगी, स्मूथ होगी। कैसी होगी, बिल्कुल स्मूथ, क्योंकि इनके आउटर सरफेस पर कोई भी चीज प्रेजेंट नहीं है, कोई राइबोसोम वगैरह कुछ भी नहीं है, तो इसकी जो सरफेस है वो कैसी होगी, बिल्कुल स्मूथ होगी। किसकी वजह से, क्योंकि इसके पास राइबोसोम है, इसके पास राइबोसोम नहीं है, तो इसकी जो सरफेस है वो कैसी, स्मूथ। इसलिए इसका नाम क्या रखा गया है, स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। इतना क्लियर है। ठीक है, अगली अब हम यहाँ पर बात करते हैं। देखो इसके पास क्या प्रेजेंट है, राइबोसोम। ठीक है, सिस्टर्नी है। सिस्टर्नी का मेन फंक्शन क्या होता है, प्रोटीन का सिंथेसिस करना। क्या करना, प्रोटीन का सिंथेसिस करना। अब देखो सिस्टर्नी की वजह से हमारा जो आर ई आर है इसका मेन फंक्शन क्या होता है, प्रोटीन का सिंथेसिस करना। किस वजह से, क्योंकि इसके पास क्या है, सिस्टर्नी प्रेजेंट है, तो ये इसका मेन फंक्शन क्या हो जाएगा, प्रोटीन का सिंथेसिस करना। क्योंकि इसके अंदर क्या प्रेजेंट है, सिस्टर्नी, और सिस्टर्नी के अंदर क्या लगे हुए हैं, राइबोसोम। तो इसलिए जो हमारा आर ई आर है इसका मेन फंक्शन क्या होता है, प्रोटीन का सिंथेसिस करना। क्या करना, प्रोटीन का सिंथेसिस करना। क्योंकि इसके पास राइबोसोम है और सिस्टर्नी पर राइबोसोम लगे हुए हैं, इनका मेन फंक्शन क्या है, प्रोटीन का सिंथेसिस करना। इसलिए जो हमारा आर ई आर है इसका भी मेन फंक्शन क्या होता है, प्रोटीन का सिंथेसिस करना। ठीक है, अब देखो प्रोटीन का सिंथेसिस करने के लिए हमें रिक्वायरमेंट होती है मैसेंजर आरएनए की। किसकी, एमआरएनए की, जिसको हम क्या कहते हैं, मैसेंजर आरएनए। ठीक है, अब वो मैसेंजर आरएनए जो हमारा आरईआर है इसके पास भेजेगा न्यूक्लियस। कौन भेजेगा, न्यूक्लियस। ठीक है, इसलिए जो हमारा आरईआर है ये न्यूक्लियस से कंटिन्यूस होता है। क्या होता है, न्यूक्लियस से कंटिन्यूस। देखो जैसे ये क्या है हमारा न्यूक्लियस, और ये न्यूक्लियस की क्या है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। और देखो न्यूक्लियस जो होता है उसके पास डबल न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है। कैसी, डबल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। ठीक है, तो ये क्या है उसकी डबल न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ये क्या है, आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, और ये क्या है, इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ठीक है, अब देखो जो हमारा आर ई आर है वो क्या होगा, कुछ इस तरीके से न्यूक्लियस के पास प्रेजेंट होगा, कुछ इस तरीके से। ये क्या है, इसकी सिस्टर्नी, ये आपस में इंटरकनेक्टेड है। ठीक है, अब देखो जो हमारा ये क्या है, हमारा
हमने ये क्या बना दिया, आर ई आर, ये हमारा क्या है, आर ई आर। देखो ये न्यूक्लियस से क्या होगा, न्यूक्लियस की जो आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगी उससे कंटिन्यूस होगा। देखो कुछ इस तरीके से, इस तरीके से हमारा जो आर ई आर है वो न्यूक्लियस से क्या होगा, कंटिन्यूस होगा, कनेक्ट होगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि इसको प्रोटीन के सिंथेसिस के लिए क्या होगा, मैसेंजर आरएनए की रिक्वायरमेंट होगी, मैसेंजर आरएनए की जरूरत होगी। और वो मैसेंजर आरएनए इसके पास कहां से आएगा, न्यूक्लियस से। ठीक है, कहां से आएगा, न्यूक्लियस से। इसीलिए जो हमारा आर ई आर है वो न्यूक्लियस से क्या होता है, कंटिन्यूस होता है। न्यूक्लियस से क्या होगा, कंटिन्यूस होगा, न्यूक्लियस से क्या होगा, कनेक्ट होगा। ठीक है, तो हमारा जो आर ई आर है, कंटिन्यूस, कंटिन्यूस विद आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से क्या होगा, कंटिन्यूस होगा। ये हमारी क्या है, आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, और ये क्या है हमारी इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, आर ई आर, जो न्यूक्लियस से क्या होगा, कंटिन्यूस होगा। ठीक है, लेकिन जो हमारा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इसका प्रोटीन के सिंथेसिस से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, ये इसलिए क्या होगा, न्यूक्लियस से कनेक्ट नहीं होगा, ये न्यूक्लियस से थोड़ा क्या होगा, अवे प्रेजेंट होगा, थोड़ा दूर क्या होगा, प्रेजेंट होगा। ठीक है, तो ये क्या बातें हैं हमारी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में, कुछ बातें हैं। ठीक है, इतना हो गया। अब इसका जो फंक्शन क्या है, इसका जो फंक्शन है वो क्या है, प्रोटीन का क्या करना, सिंथेसिस करना, प्रोटीन सिंथेसिस, क्या करना, प्रोटीन सिंथेसिस। और इसके साथ साथ ये क्या करता है, सिक्रेशन, प्रोटीन सिंथेसिस एंड सिक्रेशन। ठीक है, अभी सिक्रेशन क्या है इसके बारे में अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। जब हम इसके कंप्लीट डायग्राम के बारे में देखेंगे तब मैं आपको बताऊंगा सिक्रेशन कैसे करती है। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है, सिस्टर्नी और वेसिकल से मिलकर बना है। इसकी सरफेस कैसी है, रफ है, किसकी वजह से, राइबोसोम प्रेजेंट होने की वजह से। ठीक है, अब देखो राइबोस, इसके पास क्या है, सिस्टर्नी है। सिस्टर्नी का मेन फंक्शन क्या है, प्रोटीन का सिंथेसिस करना। ठीक है, तो इस वजह से हमारा जो आर ई आर है इसका भी मेन फंक्शन क्या हो जाएगा, प्रोटीन का सिंथेसिस करना। और इसके अलावा ये क्या करेगा, सिक्रेशन करेगा। ठीक है, अब देखो इसको प्रोटीन के सिंथेसिस के लिए क्या होगी, मैसेंजर आरएनए की रिक्वायरमेंट। तो इसलिए मैसेंजर आरएनए के लिए ये क्या होगा, न्यूक्लियस से कनेक्ट होगा। क्या होगा, न्यूक्लियस से कनेक्ट होगा, न्यूक्लियस से कंटिन्यूस रहता है। क्या रहता है, न्यूक्लियस से कंटिन्यूस, किस लिए, ताकि प्रोटीन के सिंथेसिस के लिए मैसेंजर आरएनए इजीली इसको क्या हो जाए, मिल जाए। ठीक है, तो ये हमारी क्या है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में कुछ बातें हैं। इनके अलावा देखो हमारी कुछ सेल्स ऐसी होती है जिनके अंदर हमें प्रोटीन सिंथेसिस की रिक्वायरमेंट ज्यादा होगी। ठीक है, देखो हर सेल का फंक्शन अलग अलग है, तो हर सेल की रिक्वायरमेंट भी अलग अलग होगी। तो कुछ ऐसी सेल्स होंगी जिनके अंदर प्रोटीन सिंथेसिस की, प्रोटीन की रिक्वायरमेंट ज्यादा होगी, तो उनके अंदर प्रोटीन की सिंथेसिस क्या होगी, ज्यादा होगी। तो जिन सेल्स के अंदर प्रोटीन की रिक्वायरमेंट ज्यादा होगी उनके अंदर आर ई आर के नंबर क्या होंगे, ज्यादा होंगे। क्यों, ताकि उनके अंदर प्रोटीन का सिंथेसिस ज्यादा से ज्यादा हो सके। ठीक है, तो ये हमारी क्या है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। तो इसके बारे में ये बात भी आप यहाँ पर लिख लें, cells which actively synthesis protein have high number of RER। देखो सेल्स विच एक्टिवली सिंथेसिस प्रोटीन, वो सेल्स जो लगातार प्रोटीन का सिंथेसिस करेंगी उनके अंदर हैव हाई नंबर ऑफ आर ई आर, उनके अंदर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के नंबर क्या होंगे, हाई होंगे, ज्यादा होंगे। जैसे हमारी ग्लैंड सेल्स, ठीक है, गोब्लेट सेल्स, ठीक है, और हमारी लिवर सेल्स। तो ये हमारी सेल्स क्या है, इनके अंदर हमें प्रोटीन की जो सिंथेसिस है वो कंटिन्यूस होती है, इनके अंदर कंटिन्यूस प्रोटीन की सिंथेसिस होती रहती है। तो इनके अंदर इसलिए क्या होगा, आर ई आर के नंबर क्या होंगे, हाई होंगे। ठीक है, ताकि प्रोटीन की सिंथेसिस ज्यादा से ज्यादा हो सके। क्लियर है, ये हमारी क्या है, आर ई आर है। ठीक है, अब हम बात करते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में। ठीक है, ये देखो पहली बात तो ये है कंटिन्यूस, सॉरी इसका न्यूक्लियस से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, डायरेक्ट हम बात करते हैं इसके फंक्शन के बारे में। फंक्शन देखो, इसका जो फंक्शन है वो क्या है, ये किससे मिलकर बना है, टिब्यूल से। और टिब्यूल का फंक्शन क्या है, मैंने आपको बताया, लिपिड और ग्लाइकोजन का सिंथेसिस करना। तो इसका मेन फंक्शन पहला क्या हो जाएगा, लिपिड
लिपिड एंड ग्लाइकोजन सिंथेसिस। तो पहला जो इसका फंक्शन है वो क्या हो गया, लिपिड का सिंथेसिस करना और ग्लाइकोजन का क्या करना, सिंथेसिस करना। दूसरा इसका जो फंक्शन है वो है फॉर्मेशन ऑफ स्टेरॉयडल हार्मोन, हार्मोन सिंथेसिस। दूसरा इसका फंक्शन क्या है, स्टेरॉयडल हार्मोन का सिंथेसिस करना। अब देखो हमारा स्टेरॉयडल हार्मोन क्या है, स्टेरॉयडल हार्मोन क्या होते हैं, लिपिड नेचर के होते हैं। जो हार्मोन लिपिड नेचर के होते हैं उनको हम कहते हैं स्टेरॉयडल हार्मोन। ज्यादातर वैसे जो हमारे हार्मोन होते हैं वो प्रोटीन नेचर के होते हैं, लेकिन कुछ हार्मोन हमारे कैसे होंगे, लिपिड नेचर के। कैसे होंगे, लिपिड नेचर के, जिनको हम क्या कहेंगे, स्टेरॉयडल हार्मोन। जैसे टेस्टोस्टेरोन वगैरह, ये सब क्या है, हमारे स्टेरॉयडल हार्मोन है। ठीक है, तो देखो अब देखो लिपिड का सिंथेसिस कौन कर रहा है, हमारा एसईआर। तो लिपिड नेचर के जो हार्मोन है उनका भी सिंथेसिस कौन करेगी, हमारी एसईआर। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि लिपिड एंड ग्लाइकोजन का सिंथेसिस करेगा हमारा एसईआर, और दूसरा स्टेरॉयडल हार्मोन का भी सिंथेसिस कौन करेगी, हमारी एसईआर। ठीक है, इसके अलावा देखो जो हमारा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इसका एक और फंक्शन होता है डिटॉक्सिफिकेशन, डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंस। देखो हमारी बॉडी के अंदर कुछ टॉक्सिक सब्सटेंस आ जाते हैं, ठीक है, उनका क्या करती है, डिटॉक्सिफिकेशन, उनको टॉक्सिक सब्सटेंस से नॉन टॉक्सिक सब्सटेंस के अंदर क्या करती है, कन्वर्ट करती है, जिसको हम क्या नाम देते हैं, डिटॉक्सिफिकेशन। ठीक है, तो टॉक्सिक सब्सटेंस को नॉन टॉक्सिक सब्सटेंस के अंदर कन्वर्ट करने का काम भी कौन करेगी, हमारी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जैसे टॉक्सिक सब्सटेंस के अंदर जैसे हमारी ड्रग्स हो गई, एल्कोहल हो गई, ठीक है, इनको क्या करेगी, हमारी जो एसईआर है वो नॉन टॉक्सिक सब्सटेंस के अंदर क्या कर देगी, कन्वर्ट कर देगी। ठीक है, तो ये तीन फंक्शन है हमारी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के मेनली। ठीक है, पहला फंक्शन क्या है, लिपिड और ग्लाइकोजन का क्या करना, सिंथेसिस करना। ये तो आप किसकी वजह से याद रख सको, क्योंकि ट्यूब्यूल्स का फंक्शन क्या है, लिपिड और ग्लाइकोजन का सिंथेसिस करना। ये ट्यूब्यूल से मिलकर बनी है, तो लिपिड और ग्लाइकोजन का सिंथेसिस करेगी। अब लिपिड नेचर के जो हार्मोन होंगे उनका भी सिंथेसिस करेगी, जिनको हम क्या कहते हैं, स्टेरॉयडल हार्मोन। ठीक है, तीसरा फंक्शन क्या है, जो टॉक्सिक सब्सटेंस हमारी बॉडी के अंदर आ जाते हैं उनको नॉन टॉक्सिक सब्सटेंस के अंदर क्या करते हैं, कन्वर्ट कर देती है। ठीक है, तो डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ सब्सटेंस का भी क्या करेगी, काम करेगी। ठीक है, अब देखो इसका जो मेनली जो फंक्शन है वो क्या है, लिपिड ग्लाइकोजन सिंथेसिस, स्टेरॉयडल हार्मोन और डिटॉक्सिफिकेशन करना। ठीक है, अब देखो कुछ हमारी सेल्स ऐसी होती हैं जिनके अंदर प्रोटीन की रिक्वायरमेंट ज्यादा है, जिनके अंदर लगातार प्रोटीन का क्या होगा, सिंथेसिस होगा। ठीक है, और कुछ हमारी सेल्स ऐसी होंगी जिनके अंदर लगातार लिपिड का सिंथेसिस होगा, ग्लाइकोजन का सिंथेसिस होगा। तो ऐसी सेल्स जिनके अंदर लगातार लिपिड का सिंथेसिस होगा उनके अंदर एसईआर के नंबर क्या होंगे, हाई होंगे। ठीक है, और जिनके अंदर लिपिड की सिंथेसिस कंटिन्यूस होगी उनके अंदर आरईआर के नंबर क्या होंगे, हाई होंगे। ठीक है, तो यहां पर सेल्स विच एक्टिवली सिंथेसिस लिपिड हैव हाई नंबर ऑफ एसईआर। ठीक है, सेल्स विच एक्टिवली सिंथेसिस, cells which actively synthesis lipid have high number of SER। वो सेल्स जो लगातार लिपिड का सिंथेसिस करती हैं उनके अंदर क्या होगा, SER के नंबर हाई होंगे। जो लगातार क्या करेंगे, लिपिड का सिंथेसिस करेंगी वो सेल्स, उनके अंदर SER के नंबर क्या होंगे, हाई होंगे। और वो सेल्स जिनके अंदर लगातार प्रोटीन का क्या होगा, सिंथेसिस होगा, जिनके अंदर लगातार प्रोटीन का क्या होगा, सिंथेसिस होगा, उनके अंदर हाई होंगे नंबर किसके, आर ई आर के। क्या होंगे, आर ई आर के नंबर क्या होंगे, हाई होंगे। तो ये हमारी जो हमारे ई आर है उसके टाइप्स हैं, आर ई आर और एस ई आर। ठीक है, अब हम इसके डायग्राम के थ्रू इसको समझने की थोड़ा कोशिश करेंगे। ठीक है, तो इसके बाद अब हम आर ई आर के और एस ई आर के डायग्राम के बारे में क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। ठीक है,
देखो ये हमारी कोई सेल है, ये हमारी क्या है, कोई सेल, ठीक है। ये इसके आउटर साइड इसकी क्या है, सेल मेम्ब्रेन, ये क्या है, सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। और सेल मेम्ब्रेन के अंदर ये क्या है, हमारा साइटोप्लाज्म, ये क्या है, साइटोप्लाज्म, ठीक है। अब देखो ये सेंटर में प्रेजेंट है न्यूक्लियस, ये हमारा न्यूक्लियस, ये क्या है, इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, और ये क्या है, आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। क्लियर है। अब देखो जो हमारा आर ई आर है उसके बारे में अभी हमने डिस्कस की, वो न्यूक्लियस से क्या होगा, कंटिन्यूस होगा कुछ इस तरीके से। ठीक है, ये क्या है हमारा, ये क्या है हमारी सिस्टर्नी, और इनके यहाँ पर क्या लगी होती है, हमारी वेसिकल्स। देखो जो हमारा आर ई आर है वो किससे मिलके बना होगा, सिस्टर्नी और वेसिकल से। न्यूक्लियस से क्या होगा, कंटिन्यूस। ये क्या है हमारा आर ई आर, ये क्या है हमारा आर ई आर, ठीक है। ये कुछ इस तरीके से हमारा जो आर ई आर है वो न्यूक्लियस से क्या होगा, कंटिन्यूस होगा, ठीक है। अब देखो जो हमारी ई आर है, जो हमारी इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, वो साइटोप्लाज्म को टू पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर देती है। कैसे, देखो जो पार्ट साइटोप्लाज्म का ई आर के अंदर प्रेजेंट होगा, जैसे ये वाला जो पार्ट है ये हमारा इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर प्रेजेंट है, तो इस पार्ट को हम कहते हैं ल्यूमिनल। क्या कहते हैं, ल्यूमिनल। दो कंपार्टमेंट के अंदर क्या कर देगा, डिवाइड कर देगा। जो कंपार्टमेंट ई आर के अंदर प्रेजेंट होगा उसको हम कहते हैं ल्यूमिनल कंपार्टमेंट। क्या कहेंगे, ल्यूमिनल कंपार्टमेंट। जैसे जो हमारा साइटोप्लाज्म है इसका ये वाला जो पोर्शन है ये हमारी ई आर के अंदर प्रेजेंट है, तो इसको हम क्या कहेंगे, ल्यूमिनल, ल्यूमिनल कंपार्टमेंट, कंपार्टमेंट। ये क्या है हमारा ल्यूमिनल कंपार्टमेंट। और साइटोप्लाज्म का वो पार्ट जो ई आर के बाहर प्रेजेंट है उसको हम कहते हैं एक्स्ट्रा ल्यूमिनल कंपार्टमेंट। क्या कहेंगे, एक्स्ट्रा, एक्स्ट्रा ल्यूमिनल, ल्यूमिनल कंपार्टमेंट, कंपार्टमेंट, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि जो हमारी ई आर है वो साइटोप्लाज्म को टू कंपार्टमेंट के अंदर क्या कर देती है, डिवाइड कर देती है। दो कंपार्टमेंट के अंदर क्या कर देगी, डिवाइड कर देगी। जो पार्ट, जो कंपार्टमेंट ई आर के अंदर प्रेजेंट है उसको हम क्या कहेंगे, ल्यूमिनल कंपार्टमेंट। क्या कहेंगे, ल्यूमिनल कंपार्टमेंट। और जो कंपार्टमेंट, जो पार्ट साइटोप्लाज्म का ई आर के बाहर प्रेजेंट होगा उसको हम क्या कहेंगे, एक्स्ट्रा ल्यूमिनल कंपार्टमेंट। क्या कहेंगे, एक्स्ट्रा ल्यूमिनल कंपार्टमेंट, ठीक है। ये है हमारा आर ई आर। यहां पर हमने ये क्या डिस्कस किया है, आर ई आर। अब देखो जो हमारी क्या है एस ई आर है वो किससे मिलके बनी होगी, ट्यूब्यूल से, ठीक है। तो ये क्या है हमारी ट्यूब्यूल्स, इसमें ये क्या लगी हुई है, ब्रांच, ये क्या लगी हुई है हमारी ब्रांच। और ये यहाँ पर क्या है, वेसिकल्स, ये क्या है हमारी वेसिकल्स। तो ये क्या है हमारा एस ई आर, ये क्या है हमारा एस ई आर। तो कुछ इस तरीके से हमारा आर ई आर प्रेजेंट होता है और कुछ इस तरीके से हमारा एस ई आर क्या होता है, प्रेजेंट होता है। क्लियर है। तो ये है हमारी ई आर, ठीक है। ये हमारा क्या होगा, ई आर का डायग्राम, एस ई आर और आर ई आर। अब देखो हमने इनके अलग अलग फंक्शंस तो कर देख लिए कि आर ई आर के कौन से फंक्शंस हैं और एस ई आर के कौन से फंक्शंस हैं। अब देखो कुछ ऐसे फंक्शंस होते हैं जिनको हमारी आर ई आर और एस ई आर दोनों मिलकर के करती है, जिनको हम क्या बोलते हैं, कॉमन फंक्शन ऑफ ई आर। क्या कहते हैं, कॉमन फंक्शन ऑफ ई आर, ठीक है। तो इसमें दो तीन कॉमन फंक्शन है, उसके बारे में भी हम क्या करेंगे, यहाँ पर डिस्कस करेंगे। जिन फंक्शंस को हमारी आर ई आर और एस ई आर दोनों मिलकर के करती है उनको हम क्या कहते हैं, कॉमन फंक्शन ऑफ ई आर, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या डिस्कस करेंगे, कॉमन फंक्शन ऑफ ई आर। देखो कॉमन फंक्शन, फंक्शंस ऑफ
ई आर। देखो सबसे पहली बात तो ये है कि जो हमारी ई आर है ये पूरे साइटोप्लाज्म के अंदर फैली हुई होती है, ठीक है। तो पूरे साइटोप्लाज्म के अंदर फैली हुई होगी, तो जब ये नेटवर्क की तरह साइटोप्लाज्म के अंदर फैली है तो ये सेल को मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड कराती है। क्या कराती है? मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड कराती है, ठीक है। तो पहला फंक्शन क्या है? मैकेनिकल सपोर्ट। मैकेनिकल सपोर्ट टू सेल, ठीक है। सेल को क्या कराएगी? मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड कराएगी। देखो पहला फंक्शन, ठीक है। दूसरा फंक्शन क्या है? जो हमारी ई आर है इसको हम कहते हैं पेरेंटल सेल ऑर्गन। पेरेंटल सेल ऑर्गन, ठीक है। अब इसको हम पेरेंटल सेल ऑर्गन क्यों कहते हैं? क्योंकि ये क्या करती है? फॉर्मेशन ऑफ अदर सेल ऑर्गन्स, क्योंकि सॉरी अदर सेल ऑर्गेनिल्स, ठीक है। देखो जो हमारी ई आर है, ई आर को हम क्या कहते हैं? पेरेंटल सेल ऑर्गन। क्या कहते हैं? पेरेंटल सेल ऑर्गन। क्यों? क्योंकि ये कुछ अदर सेल ऑर्गेनिल्स का क्या करती है? फॉर्मेशन करती है, ठीक है। ये अदर सेल ऑर्गेनिल्स का क्या करती है? फॉर्मेशन करती है, सिंथेसिस करती है, इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं? पेरेंटल सेल ऑर्गन। क्या कहते हैं? पेरेंटल सेल ऑर्गन, ठीक है। अब जैसे किन किन सेल ऑर्गेनिल्स का ये फॉर्मेशन करती है? जैसे गोल्जी बॉडी, ठीक है, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम, ठीक है, ईटीसी, ठीक है। तो ये क्या है? हमारी जो ई आर है, ई आर क्या करेगी? गोल्जी बॉडी लाइसोसोम का क्या करेगी? फॉर्मेशन करेगी, इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं? पेरेंटल सेल ऑर्गन। क्या कहते हैं? पेरेंटल सेल ऑर्गन, ठीक है। तो दो फंक्शन हो गए, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड कराती है, दूसरा क्या है? पेरेंटल सेल ऑर्गन की तरह रहती है, क्योंकि ये अदर सेल ऑर्गेनिल्स का क्या करती है? फॉर्मेशन करती है, जैसे गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम वगैरह, ठीक है। तो ये क्या है? हो गई हमारी पेरेंटल सेल ऑर्गेनिल, ठीक है। इसके अलावा देखो जो हमारी ई आर है ये पूरे साइटोप्लाज्म के अंदर फैली हुई होती है, तो ये क्या करती है? सेल के अंदर मेटेरियल के ट्रांसपोर्टेशन में भी क्या करती है? हेल्प करती है, ठीक है। तो अगला फंक्शन इसका क्या है? हेल्प इन ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल इनसाइड द सेल, ठीक है। सेल के अंदर क्या करेगी? मेटेरियल के ट्रांसपोर्टेशन में क्या करेगी? हेल्प करेगी, ठीक है। और देखो तीन फंक्शन हो गए। चौथा फंक्शन हमारा यहाँ पर ये क्या है? इन प्लांट सेल्स हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ सेल प्लेट ड्यूरिंग साइटोकाइनेसिस ऑफ सेल डिवीजन। देखो ये क्या है हमारा? देखो प्लांट सेल्स के अंदर क्या करेगा? हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ सेल प्लेट ड्यूरिंग साइटोकाइनेसिस ऑफ सेल डिवीजन। जब हमारी सेल के जो हमारी प्लांट सेल है, जब उसके अंदर क्या होगा? सेल डिवीजन होगा। क्या होगा? सेल डिवीजन। तो उसके अंदर क्या होगा? साइटोकाइनेसिस। साइटोप्लाज्म का जब डिवाइड होगा तो उसमें क्या होता है? सेल प्लेट का फॉर्मेशन होगा। क्या होगा? सेल प्लेट का फॉर्मेशन। तो उस सेल प्लेट के फॉर्मेशन में क्या करती है हमारी ई आर? हेल्प करती है। जैसे देखो ये हमारी क्या है? प्लांट सेल। ये क्या है? हमारी प्लांट सेल। ये हमारी प्लांट सेल और ये क्या है? इसका न्यूक्लियस, ठीक है। पहले इसके अंदर क्या होगा? कैरियोकाइनेसिस, ठीक है। कैरियोकाइनेसिस मतलब डिवीजन ऑफ साइड न्यूक्लियस, ठीक है। इसके अंदर क्या हो जाएगा? न्यूक्लियस का डिवीजन, ठीक है। अब न्यूक्लियस के डिवीजन के बाद इसके अंदर क्या होगा? साइटोकाइनेसिस। साइटोप्लाज्म का क्या होगा? डिवीजन होगा, ठीक है। तो जब इसके अंदर साइटोकाइनेसिस होगा तो इसमें क्या होगा? सेल प्लेट का फॉर्मेशन होगा। ये क्या होगी? एक प्लेट का फॉर्मेशन होगा जिसको हम क्या कहते हैं? सेल प्लेट, ठीक है।
अब ये जो सेल प्लेट है ये इधर भी ग्रो करेगी, इधर भी ग्रो करेगी, ठीक है। तो ऐसे ये ग्रो करेगी तो यहाँ तक, यहाँ पर टच हो जाएगी, इधर टच हो जाएगी, तो ये हमारा जो साइटोप्लाज्म है उसको क्या कर देगी, डिवाइड कर देगी, और इधर से बाहर हो जाएगी और इधर से भी क्या हो जाएगी, बाहर हो जाएगी, और सेल को दो पार्ट के अंदर क्या कर देगी, डिवाइड कर देगी। तो जो ये हमारी जो ये सेल प्लेट है इसके फॉर्मेशन में हमारी जो ई आर है ये क्या करती है, हेल्प करती है, क्या करती है, हेल्प करती है, ठीक है। और देखो जो ये हमारी सेल प्लेट है इसका जो फॉर्मेशन है वो एक्चुअली ई आर प्लस गोल्जी बॉडी, दोनों ई आर और गोल्जी बॉडी दोनों सेल प्लेट का क्या करती है, फॉर्मेशन करती हैं, ठीक है। तो ये जो सेल प्लेट का जो फॉर्मेशन है ये फंक्शन ई आर का भी है और गोल्जी बॉडी का भी है, ठीक है। प्लांट सेल के अंदर ये जब क्या होगा, सेल डिवीजन होगा, ठीक है। सेल डिवीजन के अंदर जब क्या होगा, साइटोकाइनेसिस होगा, और साइटोकाइनेसिस में जब क्या होगा, सेल प्लेट का फॉर्मेशन होगा। उस सेल प्लेट के फॉर्मेशन में क्या करेगी हमारी ई आर और गोल्जी बॉडी दोनों हेल्प करेंगे, ठीक है। तो ये हमारे कॉमन फंक्शन है ई आर के। पहला क्या है, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड कराएगी। दूसरा पेरेंटल सेल ऑर्गेनेल क्योंकि अदर सेल ऑर्गेनेल्स का क्या करती है, फॉर्मेशन करती है। तीसरा क्या है, पूरी सेल के अंदर फैली हुई होती है तो मटेरियल के ट्रांसपोर्टेशन में भी क्या करेगी, हेल्प करेगी, ठीक है। लास्ट इसका क्या है कि जो सेल प्लेट है, क्या है हमारी जो सेल प्लेट है उसके फॉर्मेशन में भी क्या करती है, हेल्प करती है, ठीक है। ई आर और गोल्जी बॉडी दोनों सेल प्लेट के फॉर्मेशन में क्या करती हैं, हेल्प करती हैं, ठीक है। तो ये हमारी यहाँ पर क्या कंप्लीट होती है, ई आर। नेक्स्ट हम यहाँ पर जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो रहेगा हमारा गोल्जी बॉडी।